नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज हम एम्स पटना 2020 का जो पेपर है उसको सोल्व करेंगे। उसमें भी सिर्फ ओबीजी के जो क्वेश्चंस आए थे वो सोल्व करेंगे। तो देखो भाई, क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन है वो है द शेप ऑफ द ब्रीम इन एंथ्रोपॉइड पेल्विस इज। ठीक है, द शेप ऑफ द ब्रीम इन एंथ्रोपॉइड पेल्विस। तो भाई इसके आपके पास ऑप्शन है ओवल शेप, स्क्वायर शेप, ट्रायंगुलर शेप और वेल राउंडेड शेप। तो अलग अलग टाइप के पेल्विस के अलग अलग शेप होते हैं। एंथ्रोपॉइड, इसमें ओ की साउंड आ रही है, एंथ्रो, ओ से आपको याद रखना है, ओ फॉर ओवल शेप। तो एंथ्रोपॉइड जो है पेल्विस वो ओवल शेप का होता है। चलिए इसके रैशनल देख लो एक बार, कैसे कैसे क्या क्या बातें आपको और ज़्यादा याद रखनी है इससे। गायनाकोइड पेल्विस, भाई गायनाकोइड पेल्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट, 50% फीमेल्स में सबसे ज़्यादा यही मिलता है गायनाकोइड पेल्विस। और ये राउंड शेप होता है। कैसी शेप होती है इसकी? राउंड शेप होती है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है गायनाकोइड पेल्विस की शेप कैसी होती है, इनलेट की या ब्रिम की। तो वो शेप होती है राउंड शेप, गोल आपको देखने को मिलेगा, ये गायनाकोइड पेल्विस है। और सबसे ज़्यादा फीमेल में 50% फीमेल में, 100 में से 50% फीमेल्स के अंदर गायनाकोइड पेल्विस होगा। दूसरी बात, इसको मैटरनल पेल्विस भी बोलते हैं क्योंकि माँ के अंदर सबसे ज़्यादा है। इसी को आइडियल पेल्विस बोला जाता है बच्चे पैदा करने के लिए और लेबर प्रोसेस के लिए, नॉर्मल तरीके से वेजाइनल डिलीवरी कराने के लिए और जनरल बर्थ के लिए भी मैटरनल पेल्विस जो गायनाकोइड पेल्विस वो बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एंथ्रोपोइड हमने पढ़ लिया, ओ मतलब ओवल शेप। ठीक है, ओवल शेप होती है 25% केसेस में। एंड्रॉयड जो है, जो एंड्रॉयड है वो हार्ट शेप देखने को मिलेगा, दिल के आकार का, जैसा दिल के आकार की शेप मिलेगी आपको, हार्ट शेप। और इसको मेल पेल्विस बोलते हैं। मेल्स के अंदर इसी टाइप का पेल्विस देखने को मिलता है आपका। फिलहाल हम फीमेल पेल्विस पढ़ रहे हैं, ये उसमें 20% मिलेगा, मतलब 100 फीमेल्स में से 20 फीमेल्स के अंदर एंड्रॉयड पेल्विस आपको देखने को मिलेगा। और एंड्रॉयड पेल्विस को ही आप मेल पेल्विस और जिसकी हार्ट शेप मिलेगी। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एंड्रॉयड पेल्विस का शेप कैसा होता है या मेल के अंदर किस टाइप की शेप का पेल्विस मिलेगा। तो तीनों बातें आपको यहाँ याद रखनी होगी, तीनों ही बातें बहुत काम की है। एंड्रॉयड पेल्विस, मेल पेल्विस और हार्ट इसकी शेप होगी जैसा नजर आ रहा है। चौथी जो इसकी लास्ट टाइप है वो है प्लेटिपॉइड। प्लेटिपॉइड पेल्विस से एक पॉइंट याद रखना है, पिछले एग्जाम में आया, फ्लैट शेप। फ्लैट इसको बोलते हैं, फ्लैट पेल्विस बोला जाता है इसको। किडनी शेप है, ये किडनी जैसी आकार की शेप है, यहाँ से किडनी बनेगी भी ऐसे, है ना, तिरछी उल्टा, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ये लंबाई है किडनी की। तो प्लेटिपॉइड पेल्विस 5% फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगा जो कि किडनी शेप का होता है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पहली स्टेज का इनमें से कौन सा फीचर है? तो इसके लिए आपको इनकी स्टेजेस का याद होना चाहिए। तो पहली स्टेज की जो डेफिनेशन है वो क्या है? पहली स्टेज की डेफिनेशन है, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम ट्रू लेबर पेन से, पेन जहाँ से स्टार्ट होगा, कॉन्ट्रेक्शन जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ से लेके फुल सर्विक्स के डायलेशन की पहली स्टेज होती है। और फुल सर्विक्स डायलेशन बार बार पेपर में आता है, 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो फुल सर्विक्स डायलेशन तक होगी, 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाए तब तक की होगी। तो इसका जो आंसर है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का करेक्टरिस्टिक्स ये है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो और क्या होगा, और स्टेजेस में क्या होगा? जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार डेफिनेशन दे के एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये कौन सी स्टेज है। और डेफिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेशन में इस तरीके से लैंग्वेज को बना के लिखा जाता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये नहीं लिखा, लैंग्वेज ये है, इट स्टार्ट फ्रॉम फुल सर्विक्स डायलेशन टू द डिलीवरी ऑफ फिटस या टू द बर्थ। तो इस तरीके से दिया जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्विक्स डायलेशन लिखा हुआ है इसमें और सर्विक्स डायलेशन तो किसका फीचर है? फर्स्ट स्टेज का। तो हम आंसर को गलत कर देते हैं। नहीं भाई, गलत नहीं करना। फुल सर्विक्स डायलेशन से स्टार्ट होके बच्चे की डिलीवरी पे जो स्टेज खत्म होगी उसको बोलेंगे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होगी जहां से सेकंड स्टेज खत्म हुई थी, मतलब डिलीवरी ऑफ फीटस से लेके डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। थर्ड स्टेज के अंदर ही प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, सेकंड स्टेज के अंदर बच्चे की डिलीवरी होती है। पहली स्टेज के अंदर सर्विक्स का डायलेशन होता है, साथ में माँ को पेन होता है, ट्रू लेबर पेन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ये है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। एक वर्ड और लिखा हुआ है यहाँ पे, क्राउनिंग ऑफ हेड। क्राउनिंग ऑफ हेड का मतलब क्या है? क्राउनिंग ऑफ हेड का मतलब है जब हेड आपको विजुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा विजुअली दिखना स्टार्ट हो जाए,
नॉर्मली सेकंड स्टेज में आपको ये देखने को मिलेगा। सेकंड स्टेज में आप वेजाइना से भी हेड को देख सकते हो, उसकी इमेज आ जाएगी। तो अगर आप उसको देख सकते हो तो उसको बोलोगे आप क्राउनिंग ऑफ हेड। ये सेकंड स्टेज में मिलेगा। क्वेश्चन बनता है कि क्राउनिंग ऑफ हेड कब देखने को मिलता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। दोनों ही बातें पता होनी चाहिए। हेड का विजुअल वेजाइनल एग्जामिनेशन दिखना, दूसरी बात सेकंड स्टेज ऑफ लेबर का ये फीचर है। तो भाई ये इसके सारे रैशनल थे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ फीटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ मदर। माँ और बच्चे की एक्सिस मतलब लंबाई में, एक्सिस में कौन क्या इंडिकेट करेगा, एक्सिस क्या इंडिकेट करेगी, माँ और बच्चे की एक्सिस क्या इंडिकेट करेगी। तो देखिए इसके लिए एक इमेज देखो, उसके आधार पे समझ में आएगा। माँ की एक्सिस है, माँ का यूट्रस होता है लंबाई में, लॉन्गिट्यूडनल होता है। और बच्चा भी अगर ऐसे लंबाई में हो, हेड नीचे हो या बटक नीचे हो, कुछ भी हो, ऐसे लंबा बच्चा है तो इस टाइप की लाई, इसको बोलते हैं लाई। ये फीटल लाई। लाई बोले, लाई मतलब लेटना या मतलब कि होना। तो लाई मतलब इस तरीके लंबाई में अगर बच्चा है तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाई। ये भी लॉन्गिट्यूडनल लाई ही है। इसमें हेड देखो, हेड अभी ये इसके सर्विक्स के पास में ही है। हेड जब सर्विक्स से थोड़ा दूर चला जाएगा, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये ओब्लिक, ओब्लिक मतलब तिरछा, ये तिरछी ओब्लिक लाई है। और ये वाली अगर लंबाई ऐसे देखने को मिलेगा, ये ट्रांसवर्स लाइन में देखने को मिलेगा, ये है ट्रांसवर्स लाइन। इनमें हेड का ये वो नहीं होता कि हेड इस साइड है, इस साइड, किसी भी साइड हो सकता है, लेकिन बच्चा लंबाई में होना चाहिए। इसमें बच्चा ऐसे होना चाहिए लॉन्गिट्यूडनल में, वर्टिकल बोल सकते हो आप इसको, तो वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। और ये हॉरिजॉन्टल, ये ओब्लिक है। तो ये इनके आधार पे होता है। और ये एक्सिस की अगर बात कहीं भी हो, बार बार एग्जाम में एक्सिस वर्ड यूज कर रहा है, तो उसका आंसर आएगा लाई। क्या आएगा आंसर? लाई। ठीक है। इसके अलावा और भी नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, फीटल एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन, पोजीशन, इनको भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो फीटल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या? फीटल प्रेजेंटेशन का मतलब प्रेजेंट करना। फीटल किसको प्रेजेंट कर रहा है? तो फीटस का वो पार्ट जो लोअर सेगमेंट में होगा, जैसे इस फोटो से समझते हैं, ये जो फोटो, इसमें लोअर सेगमेंट में कौन सा पार्ट है? हेड पार्ट है। तो इस बच्चे की, इस मदर की जो प्रेजेंटेशन है वो है हेड प्रेजेंटेशन। अब हेड प्रेजेंटेशन का कौन सा हिस्सा? ये बिल्कुल आगे वाला हिस्सा, वर्टेक्स बोलते हैं इसको। तो ये है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अलग अलग नाम पे मिलेगी, फिलहाल आप इसको हेड प्रेजेंटेशन बोल सकते हो। अगर ये बटक्स नीचे होते, आगे आ जाएगी इमेज, बटक्स अगर नीचे होंगे तो उसको बोलेंगे बटक प्रेजेंटेशन या ब्रीच प्रेजेंटेशन। लोअर सेगमेंट में इतना हिस्सा ऊपर का, इतना हिस्सा नीचे का, नीचे के हिस्से में कौन सा बच्चे का पार्ट है उसके आधार पे प्रेजेंटेशन होती है। तो सबसे पेपर में एक क्वेश्चन बनेगा, मोस्ट कॉमन टाइप की कौन सी प्रेजेंटेशन है? वो होता है हेड प्रेजेंटेशन। और हेड में दो तीन होती है, फेस, ब्रो और वर्टेक्स। तो यहाँ पे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन है बच्चा सर्विक्स के अंदर कहाँ अवेलेबल है, कहाँ प्रेजेंट है। ये पूरा सर्विक्स का राउंड रोटेशन है। ये सर्विक्स, मान लो ये सर्विक्स, सर्विक्स की ये गोलाई है। इस गोलाई में बच्चा लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में, आगे की साइड है, पीछे की साइड, उसके आधार पे अलग अलग पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। ये एंटीरियर पोर्शन, ये पोस्टीरियर है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है। अगर बच्चे का हेड लेफ्ट साइड में होगा तो लेफ्ट ओसिपिटल हिस्से के लिए यूज किया, तो ओसिपिटल एंटीरियर, लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसवर्स, LOP, लेफ्ट ओस्टीरियर पोस्टीरियर, इनके ऐसे नाम होते हैं। इस साइड का लेफ्ट साइड होगा, इस साइड का राइट साइड होगा। O फॉर ओसिपिटल होता है, और A फॉर एंटीरियर, P फॉर पोस्टीरियर, T फॉर ट्रांसवर्स। बच्चा इस तरफ होगा तो ट्रांसवर्स। सबसे ज़्यादा आपको ये LOT देखने को मिलेगा, मतलब कि, लेकिन ट्रांसवर्स लाइन में मोस्ट कॉमनली जो आंसर रहेगा हमारा सर्विक्स इसके लिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के लिए, वो LOA को मानते हैं। अगर चार ऑप्शन हो सिर्फ, LOA, LOP, ROA, ROP ऐसे आते हैं एग्जाम में। तो LOA, लेफ्ट ओसिपिटल एंटीरियर, इज ए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पोजीशन, मोस्ट कॉमन टाइप की पोजीशन है। एक वर्ड वो देखने को मिला था, फीटल एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब वहाँ वो एटीट्यूड नहीं है जिसको आप समझ रहे हो, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब यहाँ पे क्या है? एटीट्यूड का मतलब है फीटस का उसके अदर ऑर्गन के साथ क्या रिलेशन है, वो चिपका हुआ है उसके पूरे बॉडी के पास, अदर जैसे लेग्स के साथ ये चिपका हुआ है, ये दूर है, उसके आधार पे हम इसकी पोजीशन सेट करेंगे। बच्चे के हाथ पैर अगर बच्चे के ट्रंक से दूर होते हैं, चेस्ट से दूर होते हैं, तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। और बिल्कुल चिपका हुआ, जैसे इसमें फ्लैक्स हो रहा है, पूरा चिपका हुआ बच्चा, तो उसको फ्लैक्स्ड पोजीशन बोलते हैं। और ये फ्लैक्स पोजीशन ना बोल के फ्लैक्स एटीट्यूड। और बच्चे का मोस्ट कॉमन जो एटीट्यूड है वो फुल फ्लेक्शन है। एक बार एग्जाम में क्या किया था, एग्जामिनर ने ये पूरी डेफिनेशन लिखी थी और चार ऑप्शन रख दिए थे, फीटल एटीट्यूड है, ये प्रेजेंटेशन है, लाई है, या क्या है, पोजीशन है। तो आपको पता होना चाहिए द रिलेशन ऑफ डिफरेंट फीटल पार्ट्स के साथ उसकी बॉडी का, उसके ट्रंक का, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फीटल
एटीट्यूड, और मोस्ट कॉमन टाइप का फीटल एटीट्यूड क्या है, फुल फ्लेक्शन, पूरी बॉडी फ्लेक्स्ड होती है, वो उसका फुल प्रेजेंट फीटल एटीट्यूड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बार बार जिस भी एग्जाम को उठाओ, हम बहुत सारे एग्जाम्स को डील करेंगे, बार बार किसी भी एग्जाम को उठाओ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, बार बार एग्जाम में आता है। एक क्वेश्चन और बार बार ऐसा ही एग्जाम में आता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी की भी मोस्ट कॉमन साइट क्या है। दोनों के लिए आंसर सेम ही रहेगा, आंसर रहेगा एम्पुला। ये चारों ही पार्ट, इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला, इंटरस्टिशियल, ये चारों ही पार्ट फ्लोपियन ट्यूब के हिस्से हैं। इसमें से एम्पुला जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है, उस पार्ट के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। पेपर में आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, बार बार देखने को मिलता है। अच्छा, और भी चीज़ें इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। जो ये अलग अलग साइज है, अलग अलग जो पार्ट है, इंट्राम्यूरल जिसको आप इंटरस्टिशियल पार्ट बोलते हैं, जो सर्विक्स के यूट्रस के बिल्कुल साथ में होता है, उसके बाद इस्थमस, फिर एम्पुला, और लास्ट में इनफंडिबुलम जो ओवरी के साथ चिपका हुआ हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम और इंट्राम्यूरल इन दोनों की लंबाई बराबर ही होती है, 1.25 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर। इसकी डबल 1.25 का डबल होता है 2.5, ये होती है इस्थमस की लंबाई, और इसका डबल कर दोगे 5 तो ये होगी एम्पुला की लंबाई। तो सबसे बड़ा जो पार्ट है फ्लोपियन ट्यूब का वो 5 सेंटीमीटर एम्पुला है, जहाँ पे ये ही मोस्ट कॉमन साइट है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा की सबसे मोटी मेम्ब्रेन कौन सी है, सबसे भारी कवर कौन सी है, मोटी नहीं भारी कवर कौन सा है। तो भाई मेनिंजाइटिस तो एक बीमारी है जो मेनिंस का इन्फेक्शन होता है, ये तो नहीं होगा। कोरियोन, एमनियोन दोनों ही लेयर है भाई, दोनों ही। योक सैक कैविटी होती है जो आपके बच्चे के फीटल लाइफ के दौरान उसके अंदर एक कैविटी बनती है, उसको बोलते हैं योक सैक। ठीक है, तो आंसर इन दोनों में से कोई होना है, एमनियोन और कोरियोन। तो याद रखो, एसी से ट्रिक याद रखो, एसी। ठीक है, एसी में ए मतलब अंदर, सी मतलब बाहर। तो एसी में ए इज ए इनर लेयर और सी इज आउटर लेयर। तो एमनियोन अंदर की साइड की लेयर और कोरियोन बाहर की। तो सबसे जो आंसर आएगा हमारा मोस्ट कॉमन वो है सी, कोरियोन। तो भाई ये बता रखे हैं सारे। मेनिंजाइटिस इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस जो कि ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है उसको बोलते हैं मेनिंजेस। इनका इन्फेक्शन हो जाए उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस। और योक सैक कैविटी होती है फीटल डेवलपमेंट के दौरान। कोरियोन आउटर लेयर होती है, एमनियोन इनर लेयर होती है। तो आंसर क्या जाएगा, कोरियोन। ठीक है, नेक्स्ट भाई, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ए नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन, क्या कंटेन करती है भाई, तो सिंपल आंसर है 2 आर्टरी होती है, 1 वेन होती है। राइट आंसर है फर्स्ट। ठीक है, तो और थोड़ा सा इसके बारे में जानूं, 1-2 पॉइंट और यहाँ से याद रखना पड़ेगा आपको, पेपर में आता है। नॉर्मली अम्बिलिकल कंटेन 2 आर्टरी, एंड ये हो ही गया। बिफोर 4 मंथ, 4 मंथ से पहले 2 आर्टरी और 2 वेन होती है। 4 मंथ के गेस्टेशन के, प्रेगनेंसी के 4 मंथ तक 2 आर्टरी और 2 वेन प्रेजेंट होती है। उसके बाद एक साइड, एक वेन, राइट जो वेन है, राइट वेन है वो डिसअपेयर हो जाती है, लेफ्ट वेन रह जाती है। लेफ्ट वेन लेफ्ट रह जाती है, लेफ्ट हो जाती है, रह जाती है मतलब। तो बच जाएंगी भाई लेफ्ट साइड वाली, राइट वाली डिसअपेयर हो जाएगी आफ्टर 4 मंथ होगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। 4 महीने से पहले 2 आर्टरी 2 वेन है, 4 महीने के बाद 2 आर्टरी 1 वेन है। ठीक है, और कौन सी वेन डिसअपेयर होती है वो भी आपको बताना है। राइट वेन डिसअपेयर हो जाएगी, लेफ्ट वेन रह जाएगी, लेफ्ट वेन लेफ्ट रह जाती है, लेफ्ट से लेफ्ट याद रहेगा। नेक्स्ट, द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न इनसाइड आउट। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यूट्रस टर्न इनसाइड आउट, अंदर की साइड आके और फिर बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे इसको प्रोलैप्स बोलते हैं। प्रोलैप्स की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसकी भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा अंतर है दोनों की डेफिनेशन में। फिलहाल इसका जो आंसर है वो है यूट्राइन इन्वर्जन। ठीक है, यूट्राइन इन्वर्जन क्या है, यही है जो आपने पढ़ा। यूट्राइन इन्वर्जन इज ए कंडीशन इन विच यूट्रस टर्न इनसाइड। यूट्रस ऐसे गोल है, ये अंदर की साइड आके तब बाहर निकलेगा, तो उसको बोलेंगे यूट्राइन इन्वर्जन। ठीक है, एंटी वर्जन, एंटी वर्टेक्स से वर्ड आया है, एंटी वर्टेक्स एंटी वर्जन, ये आपकी पोजीशन होती है, नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। ठीक है, एक रिट्रोवर्जन वर्ड और लिखा रहा है, रिट्रोवर्जन। रिट्रोवर्जन नॉर्मल पोजीशन ना होके एबनॉर्मल पोजीशन है। ठीक है, इसमें जो मतलब यूट्रस है वो एक साइड झुक जाता है, राइट साइड में या पीछे की साइड में। फोटो से आपको थोड़ा समझ में आएगा। यहाँ से एंटी वर्टेक्स, एंटी वर्जन का मतलब है नॉर्मल यूट्रस, मतलब ये वेजाइना, ये सर्विक्स,
सर्विक्स है और ये यूट्रस। इस टाइप की पोजीशन होती है नॉर्मल यूट्रस वेजाइना की, लेकिन रिट्रो वर्जन में रिट्रो हो जाएगा, झुक जाएगा। ये आगे की साइड होने की जगह पीछे की साइड झुक जाएगा, पूरा झुके या थोड़ा सा झुके, दोनों कंडीशंस को रिट्रो वर्जन बोलते हैं। ठीक है। और यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब देखो, इसका मतलब देख लो, यूट्रस पुशिंग इट डाउन इनटू द वेजाइना। इसके लिए डेफिनेशन इस तरीके से एग्जामिनर लिखेगा, यूट्रस पुशिंग इट डाउन इनटू द वेजाइना, इनसाइड आउट जैसे वर्ड यूज नहीं करेगा, तो इसका नाम है यूट्राइन प्रोलैप्स। ऐसी आपको इमेज देखने को मिलेगी, ऐसा होता है यूट्राइन प्रोलैप्स। तो आंसर जो इसका है वो तो मैंने बताई दिया आपको कि आंसर क्या रहेगा, यूट्राइन इन्वर्जन। हमने अलग से इनके आंसर को हाईलाइट किया हुआ है, तो इसकी आंसर की इसकी जो पीडीएफ है आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नर्सिंग स्टडी ऑफिशियल चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्री एक्लेम्सिया का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्री एक्लेम्सिया, कौन सी चीज इनमें से आपको देखने को मिलेगी प्री एक्लेम्सिया के अंदर। तो भाई प्री एक्लेम्सिया क्या है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें बीपी ज्यादा होता है, बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, साथ में कुछ और फीचर क्रिएट होंगे। एक बार देखो क्या क्या। तो याद करने की ट्रिक है भाई, ट्रिक के साथ गेम खेलेंगे पूरा। जो प्री एक्लेम्सिया, इसके प्री वर्ड को उठा लिया, PRE, और तीनों वर्ड से तीन फीचर्स बनेंगे। पी मतलब प्रोटीन यूरिया, यूरिया में यूरिन के अंदर प्रोटीन मिलेगा। R फॉर रेज्ड बीपी, बीपी ज़्यादा मिलेगा, 140/90 से ज़्यादा बीपी होता है ना, अलग अलग कंडीशंस होती है, माइल्ड और सीवियर। E फॉर एडिमा, इसमें स्वेलिंग भी देखने को मिलती है। एक्चुअल क्या है, जब हमारे शरीर से प्रोटीन का ज़्यादा लॉस हो जाता है तो प्रोटीन आपके ब्लड के प्रेशर को बना के रखता है और सूजन नहीं करने देता। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो सूजन होएगी, तो एडिमा की कंडीशन भी यहाँ देखने को मिलेगी। कुल मिला के प्री एक्लेम्सिया एक ऐसी कंडीशन है, ऐसा मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके अंदर बीपी ज़्यादा होता है 140/90 से, और प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, और ये सारी कंडीशन आपको 20 वीक के बाद ही देखने को मिलेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री एक्लेम्सिया। अब एग्जाम ने क्या क्वेश्चन पूछा है इससे रिलेटेड। एग्जाम में जो एम्स पटना में जो क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीन इन प्री एक्लेम्सिया। तो हाइपोटेंशन नहीं होता भाई, हाइपरटेंशन होता है। वेट लॉस नहीं होता, जब एडिमा होगा तो वेट गेन होगा ना, फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है। फेशियल हेयर ग्रोथ तो ये भी नहीं होगा। प्रोटीन यूरिया, हाँ भाई ये होगा, P फॉर प्रोटीन यूरिया। तो यही फीचर, इसका आंसर रहेगा 8 का D। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल के स्टार्ट होने की प्रोसेस को बोलते हैं मीनार्की, स्टॉप होने की प्रोसेस को बोलते हैं मीनोपोज। ठीक है, स्टार्ट होने की प्रोसेस को मीनार्की, स्टॉप होने की प्रोसेस को मीनोपोज। पोज मतलब स्टॉप होना। ठीक है, दूसरी बात ओवेरियन साइकिल, तो जो ओवरी की साइकिल चलती है वो। एंड्रोपोज क्या है, एंड्रोपोज एक ऐसी टर्म है मेल के लिए बनाई गई है, और क्या है इसका भी डील करेंगे। ये मेल मीनोपोज है एक्चुअल, और मेल में ऐसा कुछ नहीं होता मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, कुछ ऐसा स्टॉप हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें डिक्रीज सेक्सुअल डिजायर ड्राइव, सेक्सुअल ड्राइव जो आपकी सेक्सुअल डिजायर जो डिक्रीज हो जाएगी। वीक फील, मूडी, कम फील मतलब फील कम होगा उसे, वीक और मूडी कम रहेगा। ये फीचर अगर होंगे उसको बोलते हैं एंड्रोपोज। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल मिनार्की का मैंने बता दिया आपको, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 11 से 16 साल की एज पे आपको देखने को मिलेगी। मीनोपोज डॉट टर्म थी स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, MC मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये 45 से 55 की एज पे मिलेगी। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल एक 28 दिन की होती है। इसमें टोटल जो ब्लड लॉस है वो 20 से 80 ml के आसपास देखने को मिलेगा, और ये 2 से 7 दिन तक ब्लड लॉस हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली 4 से 5 दिन हम पढ़ते हैं, लेकिन इसकी बॉर्डर जो रेंज है वो 2 से 7 दिन है। अगर किसी फीमेल में 2 दिन से कम टाइम के लिए ब्लीडिंग हो रही है या 7 दिन से ज़्यादा हो रही है, तो वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, जिसको या तो आप हाइपरमिनोरिया बोलोगे या हाइपोमिनोरिया बोलोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो 2 यहाँ डिफरेंस हम पढ़ेंगे, हाइपरमिनोरिया और हाइपोमिनोरिया। हाइपरमिनोरिया क्या है भाई, ज़्यादा यूट्राइन ब्लीडिंग होना, 80 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, या 7 दिन से लगातार ब्लड लॉस हो रहा है, या दोनों इकट्ठे भी देखने को मिलते हैं। इन सबको आप क्या बोलोगे, इन सबको बोलोगे आप हाइपरमिनोरिया, जिसका दूसरा नाम मिनोरेजिया है। ठीक है, ये साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए। हर बार आपको फिक्स अमाउंट मिलेगा, चाहे 80 ml से ज़्यादा है तो मान लो 90 ml मिल रहा है हर बार, तो 90 ml ही मिलेगा। या 7 दिन से ज़्यादा है तो 8 दिन की साइकिल है, 8 दिन की ब्लीडिंग फेज देखने को मिलेगी। उसके अलावा 6 मंथ की यहाँ पे हिस्ट्री चाहिए आपको। एक बार ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ, आप उसको हाइपरमिनोरिया या मिनोरेजिया नहीं बोलोगे, कम से कम 6 महीने लगातार ये होना चाहिए जब आप इसको मिनोरेजिया बोलोगे। एक टर्म हो रहा है हाइपोमिनोरिया। हाइपोमिनोरिया का मतलब
अब की बार स्कैंटी ब्लीडिंग है, स्कैंटी का मतलब होता है कम ब्लीडिंग, थोड़ी ब्लीडिंग, है ना। कम कितना, 20 ml से अगर कम ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको बोलोगे हाइपो, मतलब कम। वैसे भी हाइपोटेंशन कम, हाइपो वर्ड इज रिलेटेड टू डिक्रीज और कम, ठीक है। तो हाइपो का मतलब कम ही है, तो कम होने का मतलब क्या है, 20 ml से कम, 2 दिन से कम, या दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाए। ये भी प्रोसेस साइक्लिक चाहिए। साइक्लिक मतलब सर, साइक्लिक मतलब कम से कम आपको 6 महीने की हिस्ट्री आपको इसमें चाहिएगी, ठीक है भाई। ये था हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ हेल्प सिंड्रोम। तो भाई हेल्प सिंड्रोम पढ़ लेते हैं एक बार, देख लेते हैं क्या होता है। हेल्प सिंड्रोम क्या है, हेल्प सिंड्रोम बेसिकली HELLP वर्ड से मिलके बना हुआ है, इसी के नाम पे इसका नाम है। H फॉर हीमोलाइसिस, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है इसमें, ब्लड जैसे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है वो एनीमिया होगा। एलिवेटेड EL मतलब एलिवेटेड लीवर एंजाइम, लीवर के एंजाइम बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, ज़्यादातर तब होते हैं जब लीवर डैमेज होता है। तो जब भी लीवर डैमेज होगा तो लीवर के कुछ एंजाइम स्टार्ट हो जाते हैं बनना, उसको बोलते हैं एलिवेटेड लीवर एंजाइम। लो प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट जिसको आप थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग में मदद करती हैं, 1 लाख से लेके 3.5 लाख तक होती है। अगर ये 1 लाख से कम हो जाए तो उसको बोलेंगे लो, LP मतलब लो प्लेटलेट, ये HELLP। तो ये पूरी टर्म बन गई हेल्प, और ये होता है हेल्प सिंड्रोम। इसमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लिम्सिया, प्री एक्लिम्सिया की रेयर कॉम्प्लिकेशन है। 10 से 15% केसेस में आपको प्री एक्लिम्सिया में ये रेयर हेल्प सिंड्रोम देखने को मिलेगा। पेपर का क्वेश्चन क्या है, पेपर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए फीचर। देखो बहुत ही जरूरी है, आपको ये पढ़ना आना चाहिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये वर्ड जरूर पढ़ोगे, नहीं तो आप हेल्प सिंड्रोम का इनमें से कोई भी एक टिक कर दोगे, लेकिन आपको ढूंढना है गलत कौन सा है। क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, क्वेश्चन को आ रहे हैं अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से, कि क्वेश्चंस में जल्दबाजी में जो जो आसान क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ के जो गलत होते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। तो भाई थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या है, थ्रोम्बोसाइट होती है प्लेटलेट, पीनिया मतलब कम, प्लेटलेट कम होना, तो ये फीचर था। हीमोलाइटिक एनीमिया था, रेज लीवर एंजाइम था। ईसोफीलिया, ईसोफीलिया नाम का कोई फीचर नहीं है, आंसर क्या आएगा ईसोफीलिया, ईओसिनोफीलिया। तो ईओसिनोफीलिया नहीं होता, ठीक है, तो आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंक्रीज इन PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। 1-2 क्वेश्चन इस PCOS में से देखने को मिलता है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन हार्मोन रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। एग्जामिनर ने बार बार एम्स के पेपर्स में ये क्वेश्चन दिया है PCOS रिलेटेड। तो PCOS में कौन सा हार्मोन बढ़ता है, कौन सा कम होता है, तो इसका ब्रह्मास्त्र आप याद रख लो, ठीक है। पहले एक बार ये पढ़ो कि ये होता क्या है, ठीक है। तो होता क्या है, PCOS एक ऐसी मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें एक से ज़्यादा सिस्टम इंक्लूड होंगे। हुआ क्या है, बेसिकली फीमेल्स की बीमारी है, फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन हार्मोन जो मेल लाइक करेक्टरिस्टिक्स, मेल करेक्टर्स के लिए, सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स के लिए जिम्मेदार है, वो हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गए ओवरी के द्वारा, ठीक है। इसके कारण क्या, ओवरी का साइज जो है बढ़ गया, उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन गए बहुत सारे, ठीक है। और उसी बीमारी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या आप इसको PCOD भी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, बार बार देखने को मिलती है ना। क्या क्या फीचर्स यहाँ देखने को मिले ये भी पढ़ना जरूरी, क्योंकि अगर इसके फीचर्स से क्वेश्चन आएगा तो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज रहेगा, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मल रहेगी, क्योंकि ये एंड्रोजन हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, ये आपके जो फॉलिकल्स थे उनको सिस्ट में कन्वर्ट कर रहा था। फॉलिकुलोजेनेसिस यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, और फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो उनसे एग नहीं निकलेगा, और एग नहीं निकलेगा तो भाई फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी नहीं प्रॉपर, वो नहीं। विरिलाइजेशन एक टर्म है, मेल लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के अंदर आए, उसको बोलते हैं विरिलाइजेशन। हर्सिट्यूजम इसका फीचर है, क्योंकि मल्टी सिस्टम है, मल्टी अलग अलग के सिस्टम के साइन सिम्टम आएंगे। तो हर्सिट्यूजम एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी, क्योंकि एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, और एंड्रोजन तो मेल हार्मोन है, तो मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे तो हेयर ग्रोथ हो जाएगी बॉडी के ऊपर। ये सारे फीचर्स आपको PCOS के देखने को मिलेंगे। एक और क्वेश्चन, ओवरी के अंदर जब आप अल्ट्रासाउंडोग्राफी कराओगे तो जो सिस्ट है वो इस तरीके से ओवरी में फैले हुए होते हैं कि ऐसा लगेगा जैसे नेकलेस जो होता है वैसा बना। तो नेकलेस लाइट पैटर्न आपको PCOS या PCOD में देखने को मिलेगा। और काम की चीज़,
सारे हार्मोन आपको बढ़े हुए देखने को मिलते हैं, एलएच हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, लेकिन एफएसएच जो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। यही इसकी ट्रिक है। तो एक ही हार्मोन आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, एफएसएच, बाकी सारे देखने को मिलेंगे डिक्रीज। ठीक है भाई। तो अब आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। टॉपिक ही भूल के क्या था, चलो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इंक्रीज इन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो एक ही डिक्रीज होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा सारे इंक्रीज होंगे। ठीक है, मतलब ये हार्मोन तो इससे रिलेटेड है नहीं। तो अभी अभी पढ़ा हमने लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या देखने को मिलेगा, यहाँ इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये हार्मोन भी आपको डिक्रीज देखने को मिलते हैं। प्रोजेस्टेरोन तो डिक्रीज है ही, तो ये थायराइड वाला भी इसमें इंक्लूड होता है और वो भी डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे आंसर रहेगा। आंसर इज 1। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपको पीसीओडी में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये मैंने आपको सारे बताई दिए। नेक्स्ट भाई, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, बार बार पेपर में देखने को मिलता है। किसी भी पेपर को उठाओ, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं घूम के इसका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा, कोई ना कोई टॉपिक पॉइंट मिल ही जाएगा। हम सारे पॉइंट्स को अभी पढ़ लेंगे ताकि पेपर में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। देखिए भाई, द फर्स्ट परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहली जो मूवमेंट माँ फील करती है, बच्चे के द्वारा जो की जाती है मूवमेंट, उसको फील करने की प्रोसेस को बोलते हैं क्विकनिंग। क्विक का मतलब ऐसे पाँव मारना, लात मारना होता है भाई, है ना। तो क्विकनिंग यहाँ आएगा। तो क्विकनिंग इज ए फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील बाय द मदर। ठीक है, 16 से 20 साल के आसपास ये फील की जाएगी, 16 to 20। ठीक है, यहीं बता देता हूँ आपको, 16 से 20 साल है। अगर ये पहली बार फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है तो ये 18 के आसपास, 18 वीक के आसपास होगा। और अगर ये दूसरी या तीसरी बार फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, मल्टी पैरा, मल्टी ग्रेविडा है, तो 16 वीक के आसपास होगा, मतलब जल्दी होगा। तो 16-18 का रेशो इसमें चलता है। 16 चलेगा जो दूसरी तीसरी बार फीमेल प्रेग्नेंट हो रही, जो पहली बार उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो 18 वीक, 18 से 20 आंसर या 18 आंसर जो भी होगा वो टिक हो जाएगा। लाइटनिंग इज ए फर्स्ट फीटल मूवमेंट, सेकंड ट्राइमेस्टर में फील करने को मिलती है, फर्स्ट में नहीं, सेकंड, क्योंकि 12 वीक से सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, 28 वीक तक। और हम बात कर रहे हैं, मैंने बोला है 16 से 20, तो ये सेकंड वीक का है, सेकंड ट्राइमेस्टर का फीचर है। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब क्या है, जीरो स्टेशन पे जब हेड आ जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट। लाइटनिंग प्रोसेस क्या है, लाइटनिंग प्रोसेस क्या है, जब 38 वीक के आसपास फीमेल को फील होता है, ये लैंग्वेज लिखी मिलती है ऐसी, ए सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ प्रेशर सिम्टम। माँ के जो प्रेशर माँ को फील हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस की ग्रोथ होगी वैसे वैसे यूट्रस की ग्रोथ होगी तो डायफ्राम पे प्रेशर लगता है। जैसे लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग के बाद एंगेजमेंट के कारण बच्चा नीचे आता है और माँ को थोड़ा रिलीफ फील होता है, सांस लेने में की दिक्कत खत्म होती है। ये जो सेंस ऑफ रिलीफ है प्रेशर का माँ के लिए, वो उसी को लाइट फील कर रही है माँ, और इसी को बोलते हैं लाइटनिंग। पेपर में क्वेश्चन आता है लाइटनिंग प्रोसेस कब देखने को मिलेगी, 38 वीक, 38 वीक। तो 38 वीक पे लाइटनिंग प्रोसेस होएगी। ठीक है, क्विकनिंग मैंने बताई दी आपको, फर्स्ट फील मूवमेंट होएगी 38 वीक पे, 18 वीक पे होती है मल्टी में, और 16 वीक पे आपको 18 वीक में होगी, मतलब पहली बार जो प्रेग्नेंट है, और 20 वीक के आसपास या 19 वीक, 20-18 के आसपास मिलेगी आपको मल्टी में। 16 से 18 मिलती है मल्टी में, उल्टा बोल दिया मैंने, एक बार सुनो, इसको दोबारा सुनो। देखो दो टर्म है यहाँ पे, 16 to 18, 16 to 18 वीक। तो 16 to 18 वीक पे आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी जो दूसरी या तीसरी बार मल्टी पैरा बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो बच गया 18 से 20 वीक, 18 से 20 वीक में आपको देखने को मिलेगी ये मिलेगी आपको प्रीमी पैरा, जो पहली बार फीमेल प्रेग्नेंट हो रही है, प्रीमी पैरा। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा बोल दो, पैरा बोल दो, एक ही बात है। तो अब क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट, एंगेजमेंट मैंने बता दिया। जीरो स्टेशन पे जब हेड आ जाता है उसको बोलते हैं, जीरो स्टेशन का मतलब है लेवल ऑफ इस्चियल स्पाइन, पेल्विस के अंदर जहाँ इस्चियल स्पाइन लगे होते हैं उसके आसपास के, उसके लेवल पे अगर हेड आएगा उसको बोलेंगे एंगेजमेंट। और एंगेजमेंट के बाद ही फीमेल को रिलीफ फील हो रहा है, तो वही है इसका। नेक्स्ट भाई, द सेटिंग ऑफ फीटल हेड इनटू द ब्रिम ऑफ द पेल्विस। आ गया भाई क्वेश्चन, ये वही अभी हमने नरेशन पढ़ा है। द फीटल हेड ब्रिम के अंदर, पेल्विस के अंदर चला जाए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को लाइटनिंग बोलते हैं, अभी पढ़ा है लाइटनिंग। ठीक है,
एक वर्ड क्राउनिंग ऑफ हेड पहले भी आया था। क्राउनिंग ऑफ हेड का मतलब है हेड वेजाइनल एग्जामिनेशन के द्वारा दिखना स्टार्ट हो रहा है, सेकंड स्टेज में दिखता है। ये उसकी इमेज है। एक फोटो दिखा के आपसे पूछ ले, इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, तो फोटो दिखा के आपसे पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए क्राउनिंग ऑफ हेड का मतलब क्या है और फोटो में कैसा दिखेगा। लाइटनिंग प्रोसेस हमने बताई दी आपको कैसे होती है। लाइटनिंग में ये जो पेल्विस है, ये पेल्विस के एरिया को कवर आगे आ जाएगा, लाइटनिंग में आगे की तरफ आ गया। अभी ये पीछे था पहले और ये ब्रिम को कवर करके थोड़ा आगे आ गया। ये बिफोर लाइटनिंग है, ये आफ्टर लाइटनिंग प्रोसेस है। एक वर्ड और लिखा हुआ होगा डिसेंट। देखो भाई, डिसेंट लिखा हुआ फर्स्ट। डिसेंट का मतलब क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फीटस। फीटस नीचे की साइड आना उसको बोलते हैं। और ये टोटल जितनी भी मैकेनिज्म ऑफ लेबर है सब में आपको देखने को मिलेगी, कोई फिक्स नहीं है एक जगह इसकी फिक्स कि कहाँ मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन एंगेजमेंट एट द ट्रम इन प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा में वो कौन सा कारण है जो नॉन एंगेजमेंट का कारण बनेगा पहली बार प्रेग्नेंट में? तो ब्रो प्रेजेंटेशन, जो फेस प्रेजेंटेशन के ऊपर वाला हिस्सा है ब्रो बोलते हैं उसको, उस प्रेजेंटेशन में, हाइड्रोमिनोज में ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाए, ब्रीच प्रेजेंटेशन में जिसमें बटक्स सबसे पहले नीचे होते हैं, या सिपेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन में। तो देखो एंगेजमेंट ना होने का, इन सब में एंगेजमेंट हो जाएगा, लेकिन सिपेलो पेल्विक, जब पेल्विक का प्रपोर्शन ही पूरा नहीं है, हेड और पेल्विस का रिलेशन ही पूरा नहीं है, तो भाई हेड नीचे एंगेज नहीं हो पाएगा, नीचे नहीं जा पाएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा सिपेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन के अंदर। अब ये सिपेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन क्या है? बेसिकली कि भाई ये रिलेशन है पेल्विस का बच्चे के साथ। अब बच्चे का साइज छोटा है, पेल्विस का बड़ा, तो इजीली निकल जाएगा, आराम से डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन अगर इनके बीच में कुछ गड़बड़ है तो सिपेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन उसको बोलेंगे, हेड का पेल्विस के अंदर फंस जाना उसको बोलते हैं। और ये तभी होगा तब, मतलब उसी के कारण फिर एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी, वो एंगेज नहीं हो पाएगा, बच्चा नीचे पेल्विस के अंदर नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट भाई, और भाई इससे पहले पेल्विक डिस्प्रपोर्शन को इस तरीके से चेक करते हैं, वो चेक करके देख रहे हैं कि सीपीडी है या नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक हुआ क्लियर? अच्छा, एक टर्म लिखी थी पॉलीहाइड्रोमिनोज और हाइड्रोमिनोज। इसका मतलब क्या है? एमनोटिक फ्लूइड या लिक्योर एमनीस को बोलते हैं, इसका लेवल 2000 ml से ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं 2000 ml से ज़्यादा अगर एमनोटिक फ्लूइड हो जाए एट ट्रम, तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनोज या हाइड्रोमिनोज। एक टर्म और होती है ओलिगो हाइड्रोमिनोज। एमनोटिक फ्लूइड का लेवल, एक जीरो हटा दो भाई, 200 ml से कम, यहाँ 2000 से ज़्यादा, वहाँ 200 ml से कम अगर एमनोटिक फ्लूइड हो रहा है उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनोज। ब्रीच प्रेजेंटेशन आया था भाई वर्ड, जिसमें ब्रीच मतलब बटक्स। बटक्स जो है लोअर सेगमेंट में प्रेजेंट होंगे, बटक्स यूट्रस के सबसे लोअर सेगमेंट में अगर प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन। इसको पोडेलिक प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, पोडेलिक पोल होता है बटक हिस्से को, या बटक प्रेजेंटेशन, तीनों ही एक ही बात है। ये इसका मतलब था ब्रीच प्रेजेंटेशन का। दूसरी बात, जितनी भी प्रेजेंटेशन है उसमें सारी कॉमन नॉर्मल है, माल प्रेजेंटेशन जो भी है उनमें मोस्ट कॉमन जो माल प्रेजेंटेशन है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको आना चाहिए। ब्रो प्रेजेंटेशन में ब्रो जो हिस्सा है वो आपको सबसे पहले नीचे ही नजर आएगा। ब्रो की मैं फोटो दिखा दूंगा तो आपको क्लियर हो जाए। तो भाई ये जो हिस्सा है ये वर्टेक्स हिस्सा है, ये हिस्सा फेस है, और ये ब्रो है भाई। ये हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये ब्रो है। तो ये सबसे पहले टच हो रहा है सर्विक्स के अंदर, यूट्रस के अंदर। और ये देखो, ये फेस वाला हिस्सा अगर टच होगा तो उसको बोलेंगे फेस प्रेजेंटेशन। ब्रो वाला हिस्सा वो होगा तो ब्रो प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स हिस्सा होगा तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स में एक पूरा फ्लैक्स्ड है, वेल फ्लैक्स्ड है, ये थोड़ा सा फ्लैक्स्ड है, डी फ्लैक्स्ड है, मतलब फ्लैक्स पूरा नहीं है, थोड़ा सा है। तो इसमें गर्दन मुड़ी हुई नहीं है, इसमें पूरी गर्दन मुड़ी हुई। तो ये वेल फ्लैक्स्ड है, ये डी फ्लैक्स्ड है। तो ये अलग अलग टाइप के ब्रो प्रेजेंटेशन के हैं। एक और भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन, मेंस्ट्रुअल साइकिल से कई क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं भाई, एम्स पटना 2020 में। तो भाई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स। तो भाई गर्ल्स के अंदर जो प्यूबर्टी के जो फीचर्स आएंगे, जो डेवलपमेंट आएंगे, वो सीक्वेंस वाइज है। तो उसकी क्या सीक्वेंस है तो भाई पढ़ लेते हैं इसकी सीक्वेंस। तो भाई बिगनिंग जो इसकी स्टार्ट होगी वो होगी थैलार्की से। थैलार्की मतलब ब्रेस्ट डेवलपमेंट, ब्रेस्ट बडिंग होना, ब्रेस्ट की सेल्स का बढ़ना, उसको बोलते हैं थैलार्की। और थैलार्की ही फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी है कि फीमेल के अंदर बदलाव चेंज होने स्टार्ट हुए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुए, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। और ये आपको
11 से 16 की उम्र में देखने को मिलेंगे, करीबन करीबन 13 साल में ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलेंगे। 13 ईयर इज़ अ पीक एज। प्यूबिक, ये प्यूबार्की इज रिलेटेड टू प्यूबिक हेयर। तो प्यूबिक हेयर की फॉर्मेशन अगर हो जाएगी उसको बोलेंगे प्यूबिक हेयर। एक्सिलरी हेयर, एक्सिलर हेयर बनेंगे एडिनार की। हाइट बढ़ेगी और लास्ट और फाइनल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी जिसको आप बोलते हो मीनार की। तो मीनार की इज ए फर्स्ट साइन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मीनार की, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार की बोलते हैं। लेकिन ये प्यूबर्टी में जितने साइन आते हैं, प्यूबर्टी में 5 साइन आ रहे हैं, तो ये लास्ट साइन है प्यूबर्टी का। प्यूबर्टी का तो लास्ट साइन है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग को बोलते हैं मीनार की। ठीक है भाई, तो ये तो पहले थैलार की आएगा, फिर प्यूबार की, फिर एडिनार की, फिर इंक्रीज आए, फिर मीनार की। तो इसमें जो भी सीक्वेंस मैच होगी थैलार की, प्यूबार की, मीनार की, तो वो आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट देखो, पहले थैलार की है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, फिर प्यूबार की प्यूबिक हेयर, फिर एक्सिलरी हेयर इंक्रीज हाइट और लास्ट में मीनार की। बाकी और में गड़बड़ है, तो आंसर आएगा इसका ए। इसमें कुछ ऐसी कुछ चीज़ नहीं थी, बस थोड़ा याद करना है। थैनर और मार्शल, थैनर और मार्शल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इस सीक्वेंस को। तो उसी के आधार पर उन्होंने बनाई हुई फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है ना ये। नेक्स्ट भाई, पोस्ट ट्रम प्रेगनेंसी। तो भाई प्रेगनेंसी प्री ट्रम हो सकती है, पोस्ट ट्रम हो सकती है और ट्रम हो सकती है। तो ये डेज डिफाइन होते हैं 280 डेज, 280 दिन की अगर प्रेगनेंसी है तो वो नॉर्मल गेस्टेशन है। इससे कम दिन, ज़्यादा दिन हो रहे आफ्टर 280 डेज, 280 डेज से ज़्यादा दिन होंगे उसको पोस्ट ट्रम बोलते हैं। तो भाई ये 280 डेज का एक ही ऑप्शन है इसमें, तो आंसर भाई 3 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, 17वां क्वेश्चन भाई, द ओवेरियन साइकिल इज इनिशिएटेड बाय। तो भाई ओवरी के अंदर 2 साइकिल होती है। पहली जो साइकिल है, देखो इसका रेशनल पे चलते हैं एक बार। ओवेरियन जो साइकिल है कि जो ये बात हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी के अंदर जो भी बदलाव आएंगे उन्हें 2 फेज में, 2 साइकिल में बांटा गया, 2 पार्ट में। पहली जो फेज है वो है फोलिकुलर फेज, दूसरी जो फेज है वो ल्यूटिनल फेज है। शुरू के 14 दिन में जो फेज आती है उसको फोलिकुलर फेज बोलते हैं, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। दूसरी जो ल्यूटिनल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का डिजनरेशन होता है, सेकंड स्टेज, अगले 15 दिन से 28 दिन, पूरे 28 दिन का ये पैटर्न होता है। तो ये कह रहा है कि इनमें से ओवेरियन साइकिल किसके द्वारा स्टार्ट होती है। तो स्टार्ट होती है फोलिकुलर हार्मोन के द्वारा और ख़त्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, क्योंकि ल्यूटिनल फेज को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन संभालता है और फोलिकुलर फेज का फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन संभालेगा। तो भैया आंसर जाएगा इसका, तो इसका आंसर जाएगा फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा इनिशिएट किया जाएगी फोलिकुलर फेज। तो भाई ये आपकी ओवरी है, ओवरी में ये फॉलिकल्स का बनना स्टार्ट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा किया जाएगा। स्टार्ट यहाँ से होगा, खत्म ये कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का बनना ये है ल्यूटिनल फेज। नेक्स्ट भाई, द अर्ली परप्यूरियम एक्सटेंड, द अर्ली परप्यूरियम एक्सटेंड। तो भाई परप्यूरियम का पीरियड होता है, जैसे बच्चे की डिलीवरी उसके बाद कुछ टाइम को आप परप्यूरियम टाइम में काउंट करोगे। देखो भाई क्या है इसका सीक्वेंस, इसकी परप्यूरियम टाइम बच्चे के बर्थ के बाद से लेके और लास्ट में जब तक 6 वीक तक के टाइम को बोलते हैं भाई। और परप्यूरियम टाइम इसलिए स्पेशल है कि उसमें जितने भी चेंजेस हुए थे माँ के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान पेल्विक ऑर्गन्स के अंदर, वो वापस रिवर्ट बैक होते हैं। जिस प्रोसेस को, जिस पीरियड को परप्यूरियम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो भाई ये परप्यूरियम पीरियड 3 तरीके से बांटा गया है। पहला जो टाइम है वो है इमीडिएट परप्यूरियम, अर्ली परप्यूरियम और रिमोट परप्यूरियम। हमारा जो एग्जाम का क्वेश्चन था वो था अर्ली परप्यूरियम एक्सटेंड फ्रॉम, तो अर्ली एक्सपेंड होएगा अप टू 7 डेज। पहला शुरू के 24 घंटे, पहले दिन का जो टाइम है वो इमीडिएट, 7 दिन तक का जो टाइम है वो अर्ली, अगले 6 वीक तक का टाइम 7 दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ते के बाद दूसरे हफ्ते से छठे हफ्ते तक का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिमोट। तो आगे पेपर में कभी रिमोट आ जाए, इमीडिएट आ जाए, तो आपको सबके याद होने चाहिए कि कितने कितने शुरू के 24 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ता, और बाकी के 2 हफ्ते से लेके छठे हफ्ते तक, 6 महीने, 6 वीक तक का पूरा टाइम होता है परप्यूरियम टाइम। ठीक है, और भाई यूरिन फॉर्मेशन 19 क्वेश्चन है। यूरिन फॉर्मेशन यूजुअली बिगिंस टुवर्ड द एंड ऑफ द विच ए वीक, मतलब क्वेश्चन थ्रू आउट द फिटल लाइफ। तो फिटल लाइफ में यूरिन फॉर्मेशन कब स्टार्ट होगा,
तो भाई याद रखना, किडनी बन के यूरिन बनाना स्टार्ट कर देती 12 वीक पे। आपकी किडनी 12 वीक पे प्रिपेयर हो जाएगी, बन जाएगी, तो 12 वीक जो है वो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। 12 वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। 12 वीक पे प्लेसेंटा का भी फॉर्मेशन होता है। 12 वीक पे थायराइड ग्लैंड भी बनती है जो थायराइड हार्मोन सिक्रेट करती है। 12 वीक पे यूरिन का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो ये 12 वीक से बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ कुछ पॉइंट्स है, वो सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा 19 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इस पूरे सीक्वेंस सीरीज का। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ फ्लोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम। तो देखो लेंथ क्या है, फ्लोपियन ट्यूब की लंबाई 10 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो 10 के आसपास जो भी आंसर होगा वो आप सही मान लोगे। तो 10 के आसपास है 7 से 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके अलावा फ्लोपियन ट्यूब की लेंथ मैंने बता दी। वेजाइना की जो लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर एंटीरियर और 9 सेंटीमीटर पोस्टीरियर होती है। तो 45 डिग्री का एंगल होता है जैसे मैंने दिखाया था आपको। तो और डायमीटर इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है। एक्चुअल डायमीटर इसका थोड़ा वेरिएट करता है ना, चेंज होता रहता है। एंटीरियर साइड में थोड़ा छोटा रहता है, पोस्टीरियर साइड में थोड़ा बड़ा रहता है। एवरेज 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होगा पोस्टीरियर से। ठीक है, तो ये 7 और 9, 7 7 14 15 16 सेंटीमीटर की वेजाइना का साइज होता है। ओवरी की बात करूँ तो ओवरी ओवल शेप होती है, लेकिन फिर भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई विड्थ जो आप उसकी निकाल सकते हो, लेंथ ब्रीथ विड्थ 3 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर से आएगा। ये मल्टीप्लाई का साइन है भाई, स्टार का मतलब। तो 3 सेंटीमीटर होती है लंबाई, चौड़ाई होती है 2 और ये होती है 1, 3 2 1 याद हो जाता है ऐसे। और यूट्रस की लंबाई, ये भी एग्जाम में आ सकता है, यूट्रस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो भाई लेंथ ब्रीथ और विड्थ, लेंथ जो है यूट्रस की वो है 7.5 टू 8 सेंटीमीटर, 7.5 से 8 के आसपास। ठीक है, विड्थ जो है 7 5 और ब्रीथ जो है 5 और विड्थ है 2.5। तो भाई देखो 7.1 रीडिंग याद रख लो 7.5, इसमें से 2.5 सब्ट्रैक्ट करो 5, इसमें से 2.5 सब्ट्रैक्ट करो 2.5। तो ऐसे आपको इससे याद हो जाएगी लेंथ ब्रीथ और विड्थ यूट्रस की खत्म। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान जो ये यूट्रस की लेंथ है ये अभी तो 7.5 से 8 है, ये 5 गुना बढ़ेगी भाई। 5 गुना का मतलब है ये 35 से 40 सेंटीमीटर का यूट्रस आपको देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, इसी के साथ ये हमारी क्लास आज की ख़त्म हुई। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। ठीक है, और भी हम इस पे वीडियो डालेंगे, ज़रूर देखें इन सभी वीडियो को। ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा, एम्स के पेपर, एम्स नोट सेट में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। बहुत सारे रैशनल हमने बना रखे हैं, सारी वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, अगर आप इनकी पीडीएफ चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर देते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर इसमें सेंड कर दूंगा, लिख दूंगा, तो आप वहाँ से देख के मैसेज कर देना कि आपने वीडियो देखी है, तो मैं आपके पास ये इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।